हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अरमानों का घर। अशोक पांडे यही नाम था उनका। सरकारी विभाग से अभी अभी रिटायर हुए थे। जिंदगी भर घर और दफ्तर में घनचक्कर बनने के बाद अब सुकून के 2 पल अपनी पत्नी प्रभा देवी के साथ गुजारने के लिए मिले थे। अशोक जी अपनी ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में प्रसिद्ध थे और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं ली। इसी वजह से वह अपने सरकारी विभाग में बहुत प्रतिष्ठित थे। प्रभा देवी एक घरेलू महिला थी। आज बहू अपनी माँ से कह रही है, क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है और न ही बहू बेटे का इस उम्र में लिहाज। दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बहू सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पति देव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज़ हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गईं। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासुमा प्रभा जी अपने पति देव अशोक जी को उनकी इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। ये झूला मकान की एक खाली जगह में लगा हुआ था, जिसके चारों तरफ बगीचा था। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। पांडेय विला 2 मंजिला कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। घर का बगीचा 20 बाई 20 गज की कच्ची जगह में था। ये वास्तव में प्रभा के सपनों का बगीचा। यहाँ तरह तरह की बेलें, कई प्रकार के पौधे, हरसिंगार का घनेरा पेड़ और एक छोटा सा टैंक था जिसमें कमल के फूल खिले रहे थे। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पैंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां चार चांद लगा देती थी। बगीचे में धनिया, पुदीना, मेंथी की बहार रहती। तरह तरह के फूलों की खुशबू से पूरा घर और अशोक बाबू और पत्नी प्रभा सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा सराबोर रहते थे। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। यहाँ का वातावरण इतना सुखदमय और शांतिमय था कि कोई भी यहाँ पर बैठता तो उसकी उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। जाड़ों में वही तसले में आग जलती और भुने आलू, शकरकंद के मज़े लिए जाते थे, और बरसात में सुलगते कोयलों पर सिमटते भुट्टे का आनंद लिया जाता था। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदादिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान न था, लेकिन किसी तरह 400 गज जमीन कर ली। सहधर्मिनी प्रभा जी भी सहयोगी महिला थीं तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने के बागीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों न हम बड़ी कार खरीद लें। नवीन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है न, वो गार्डन तुम्हारा, जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी की रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। ये सुनकर प्रभा तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गईं। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा न कि ये सब।
और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। आज के पहले जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही सामंजस्य बिठाने की सीख दी, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन रह गईं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। नवीन और सोनम ने उस शाम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर प्रभा से न खाना खाया गया और न उन्हें नींद आई। नींद तो अशोक को भी नहीं आ रही थी और वो प्रभा की मनोस्थिति भी समझ रहे थे। अशोक जी आज पूरी रात ऊहापोह में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रोआ से लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी न निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टूलेट का बोर्ड टंगा देख नवीन ने भौचक के स्वर में अशोक से प्रश्न किया, पापा माना कि घर बड़ा है, पर ये टूलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना, अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया थी। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। नहीं बेटा, तुम ये नहीं समझोगे कि रिटायरमेंट एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान अपने जीवन की आपाधापी से एक लंबा ब्रेक लेता है। ये केवल नौकरी का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। वर्षों की मेहनत और अनुभव के बाद रिटायरमेंट के दिन आते ही एक नई आज़ादी महसूस होती है, वह आज़ादी जो आपको अपने लिए जीने का मौका देती है। रिटायरमेंट का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि जीवन के उन पहलुओं को संवारने का अवसर है जिन्हें भाग दौड़ भरे जीवन में समय नहीं मिल पाया। यह अपने शौक पूरे करने का समय है, किताबें पढ़ने, बगीचे में समय बिताने, यात्रा करने और परिवार के साथ यादगार पल संजोने का। चुनौतियां और अवसर। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पहचान का एक बड़ा हिस्सा अक्सर काम से जुड़ा होता है, इसलिए इस बदलाव को अपनाने में समय लग सकता है। मगर अगर इसे सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह एक ऐसा दौर है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान को समाज के साथ बांट सकता है। रिटायरमेंट के बाद का सुख इस बात में है कि अब आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जी सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोई मजबूरी नहीं, नहीं किसी लक्ष्य को हर हाल में पाने की दौड़। अब समय है खुद से जुड़ने का, अपनों के करीब जाने का और उन यादों को बनाने का जिन्हें ताउम्र संजोया जा सके। रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि उसका एक खूबसूरत नया अध्याय है। यह एक ऐसा दौर है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों का आनंद ले सकता है, अपनी रुचियों को नए आयाम दे सकता है और एक संपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। हर अंत एक नई शुरुआत है। रिटायरमेंट भी जीवन की एक नई राह है। और तुम हमसे आज़ादी छीन लेना चाहते हो? अभी तो कुछ पल सुकून से जीने के लिए मिले हैं। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हमने तुम्हें कभी कोई किसी चीज़ की कमी होने दी क्या? तुम्हें हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा है। आज बहू ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही है? पापा आप तो सीरियस हो गए, नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। न बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।